नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि ये शख्स अब स्वाति मल्होत्रा को सब कुछ बता देता है, जो भी स्वाति के मन में यहाँ पर जितने भी सवाल आ रहे थे। लेकिन आखिरी सवाल में जब यहाँ पर स्वाति पूछती है कि वैजयंती की मौत कैसे हुई थी, तो ये शख्स अब यहाँ पर स्वाति को कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जो कुछ भी पता था मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया। स्वाति अब कुछ पल तक शांत रही, लेकिन उसके चेहरे से अभी भी साफ पता चल रहा था कि उसके मन में अभी भी कई सवाल बाकी थे। स्वाति ने अब आगे कहा, नहीं, अभी भी कुछ सवाल है जिनके जवाब अभी मुझे चाहिए। उस शख्स ने अब स्वाति की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ पूछिए ना, आपको क्या जानना है। स्वाति ने बिना समय गवाए अब अगला सवाल पूछा। उन्होंने सिर्फ एक ही पेड़ को अपनी सुरक्षा प्रदान की थी, तो अब आप मुझे ये बताइए, तो फिर अचानक इतने सारे पेड़ कैसे हो गए? क्योंकि आपने बताया था ना कि वासु ने वहाँ पर वो जिस पेड़ में रहने वाले थे उसी को सुरक्षा दी थी ताकि कोई बाहरी हमला उस पर ना हो सके। ये सवाल सुनते ही उस शख्स के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गया, जैसे स्वाति ने अनजाने में उस रहस्य का दरवाजा खोल दिया हो जिसे वह इतने समय से अपने भीतर छिपाए बैठा था। स्वाति की बात सुनकर अब उस शख्स ने कहा, एक वैसा ही पेड़ इस किले में भी है। ये सुनकर तो स्वाति की आंखें तुरंत उसी तरफ उठ गई। वो शख्स अब कहता है, आप जाइए, आपको अपने सवाल का जवाब वहां पर उस पेड़ में मिल जाएगा। स्वाति कुछ पल उसे देखती रही, फिर अचानक से उसके चेहरे पर एक एहसास आया और उसने पूछा, वो पेड़ यहाँ के बैकयार्ड में है ना? उस शख्स ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। स्वाति को जैसे अब अपने सवाल का पहला सुराग मिल गया था। वो तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वो अचानक से वहीं रुक गई। उसने पीछे मुड़कर उस शख्स की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, देखिए, आप इस किले से कहीं भी बाहर मत निकल जाइएगा। वो शख्स चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा और अब स्वाति कहती है, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है और अब आपकी सुरक्षा मेरे हाथ में है। ये सुनकर तो उस शख्स के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शांत स्वर में कहा, किसी की मौत किसी के रोकने से नहीं रुकती स्वाति। ये सुनकर स्वाति के चेहरे पर चिंता उतर आई, लेकिन अगले ही पल अब उस शख्स ने जैसे खुद से ही कहा, वैसे मुझे अब पता चला है कि मैं अब तक जिंदा ही क्यों था, क्योंकि शायद ये सब चीजें बताने के लिए और ये इन सब चीजों का एक सबूत बने रहने के लिए। ये सुनकर स्वाति मानो वहीं पर ही जम गई थी। उसने पीछे मुड़कर हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उस शख्स की आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि अब एक अजीब सी शांति थी। अब उसने कहा, मुझे रावत वंश को सच जो बताना था। फिर उसके चेहरे पर ये कहते हुए ही एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और अब वो कहता है, वैसे अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। उस शख्स की बात को सुनकर स्वाति ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। लेकिन इस बार उसके कदमों में पहले जैसी उलझन नहीं थी। उसने मन ही मन में एक फैसला कर लिया था, अब वो अतीत के हर राज से पर्दा उठाकर रहेगी। वासु के गायब होने का सच, राजघराने के पुराने रहस्य और उन रहस्यमयी पेड़ों का राज, या फिर उन खतरनाक संगठनों की असली जड़। स्वाति अब किसी भी सवाल को अधूरा छोड़ने वालों में से नहीं थी। उसे पता था कि जब तक उसे इन सभी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक वह अनिका की सही मायने में मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब अनिका की मदद करने के लिए उसे सच तक पहुंचना बहुत ही जरूरी था। अब उसने अपने मन में कहा, मुझे सब कुछ जानना होगा, तभी मैं अनिका को बचा पाऊंगी। और ये सोचते हुए स्वाति
अब उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगी जिसका जिक्र अब उस शख्स ने किया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस पेड़ की तरफ वो बढ़ रही थी शायद उसके नीचे अतीत का एक ऐसा सच छिपा था जो उसके सामने आने वाली पूरी कहानी को बदल सकता था। तो इधर दिल्ली के लाइफ केयर हॉस्पिटल में भाग्यश्री अपने हाथ में अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर बैठी हुई थी। वो रिपोर्ट के एक एक पन्ने को बड़े ही ध्यान से पढ़ रही थी। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा, लेकिन उसी के साथ उसके मन में अपनी बेटी राजलक्ष्मी के लिए अब गर्व भी उमड़ आया। अब उसने अपने मन ही मन सोचा, मेरी बेटी ने सच में कितनी मेहनत की है, आज वो इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई है। कि तभी यहाँ पर उसे प्रीति की आवाज़ सुनाई देती है। प्रीति कहती है, आंटी आंटी क्या हुआ? भाग्यश्री यानी अंजलि मल्होत्रा अब यहाँ पर उन रिपोर्ट से अपनी नज़र उठाती है और अब प्रीति अब उनके पास आते हुए ही पूछती है, वैसे अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अब अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे तो मैं ठीक हूँ। फिर उन्होंने रिपोर्ट को देखते हुए थोड़ा गंभीर होकर कहा, लेकिन हाँ एक बात है, अगर मुझे इस दवा की जगह दूसरी दवा दी जाती तो शायद मैं और भी जल्दी ठीक हो जाती। ये सुनकर तो प्रीति अब हैरानी से उनकी तरफ देखती है। तो भी यहाँ पर अंजलि आगे कहती है, मैं लिख कर दे रही हूँ, तुम चाहो तो एक बार अपने डॉक्टर राजलक्ष्मी से कंसल्ट कर सकती हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं वो दवाई लूँगी तो मैं जल्दी रिकवर कर पाऊँगी। प्रीति कुछ पल हैरानी से उन्हें ही देखती रहती है, क्योंकि उन्होंने तो अंजलि मल्होत्रा को एक अलग ही नज़रिए से देखा था। लेकिन वो भी इनको जब से वो इनके साथ यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में रहने लगी थी तब से उसे ये कुछ अजीब ही लग रही थी। लेकिन फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, आंटी आपने तो उल्टी ही रीत शुरू कर दी। अब ये सुनकर यहाँ पर अंजलि की भौहें उचक जाती हैं और अब प्रीति मजाक के अंदाज में कहती है, अब एक डॉक्टर अपने ही मरीज की बात सुनकर अपना इलाज करेगा? हाँ आपका इलाज करेगा? अब भाग्यश्री उसे घूर कर देखती है। तब प्रीति ने तुरंत अपनी बात आगे बढ़ाई, वैसे भी आपने तो मेडिकल की कोई भी पढ़ाई नहीं की है ना आंटी, आप इस दवाई के बारे में कैसे कह सकती हैं कि ये दवाई आपके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी अच्छी होगी? आपको इसके बारे में कैसे पता? ये सुनकर तो अंजलि मामी प्रीति की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, वेल आई एम इम्प्रेस्ड विद यू प्रीति। ये सुनकर अब प्रीति मुस्कुरा दी। तभी अब अंजलि मामी ने अब यहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहा, लगता है तुम भूल गई हो कि मैं अनिका गुलेरिया यानी डॉक्टर अमृता की मामी हूँ, इसलिए मुझे इतना सब कुछ पता होना तो स्वाभाविक ही है ना प्रीति, क्योंकि जिस तरह से तुम उसकी बहन हो तो मैं भी तो उसकी मामी हूँ। उसकी बात सुनकर अब प्रीति हंस पड़ी, क्योंकि अंजलि मामी ने यहाँ पर सीधे सीधे नाम अनिका का लिया ताकि प्रीति को उसकी इस बात पर शक ना हो। और अब उसने कहा, वैसे सच कहूँ तो आंटी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं डॉक्टर राजलक्ष्मी से कहती हूँ कि वो आपको थोड़ा जल्दी डिस्चार्ज कर दें, मैं एक बार उनसे जाकर डिस्कस करती हूँ। ये सुनकर तो भाग्यश्री के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई और अब उसने कहा, अगर ऐसा हो गया ना तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि अब मैं भी यहाँ पर रहकर बोर हो रही हूँ। तो अब फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और अब उन्होंने प्रीति से पूछा, वैसे बेटा प्रीति, श्वेता ठीक तो है ना? उसे तो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानती हो कि श्वेता की तो वहाँ पर उस कुलदेवी के मंदिर में ही कैसी हालत हो गई थी। तुमने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा था ना, इसलिए अब वो कैसी है? अब प्रीति ने एक पल के लिए यहाँ पर अंजलि मामी की तरफ देखा और फिर आगे कहती है, अभी हमने आपके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि अगर उन्हें आपके बारे में गोली लगने का पता चलता तो शायद वो और भी ज़्यादा पैनिक कर जाती और इस सिचुएशन में उसके लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये सुनकर अब यहाँ पर अंजलि ने राहत की सांस ली और अब वो कहती है, ये तो सच में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। मुझे तो बस श्वेता की ही चिंता हो रही थी, क्योंकि इस वक्त उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और फिर उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आई और वो कहती है, वैसे उसकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? क्या तुमने उसे चेक किया? तो प्रीति यहाँ पर अब अपना सिर हिला देती है। इधर भाग्यश्री अब ऊपर की ओर देखते हुए कहती है, ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है, अब बस हमें श्वेता का ख्याल रखना है और कुछ भी नहीं।
क्योंकि श्वेता के इस प्रेगनेंसी के टाइम में ही हम सबको उसका ख्याल रखना होगा ताकि उसका ये प्रेगनेंसी का टाइम अच्छे से निकल जाए और उसका आने वाला बच्चा वो हेल्दी भी हो। अब प्रीति भी यहाँ पर सहमति में अपने सिर को हिला देती हैं। दोनों इसी बारे में ही बातें कर रही थी कि तभी इस कमरे का दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो वहाँ पर वो दोनों दरवाजे की तरफ देखती हैं तो यहाँ पर सामने से क्रिश अंदर आ रहा था। अपनी माँ को देखते ही उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो तुरंत उनके पास आया और बोला, माँ आप कैसी हैं? अब कैसी तबीयत है आपकी? ये कहते हुए क्रिश अब उनके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, आप ठीक तो है ना? मेरा मतलब है आपको वहाँ कोई दर्द तो नहीं हो रहा है ना? देखो, अगर आपको कहीं दर्द हो रहा है तो उसे बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर प्रीति या राजलक्ष्मी भाभी को भी बता सकती हैं। इधर अंजलि मामी अब यहाँ पर क्रिश की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर ममता भरी मुस्कान आ जाती है, लेकिन क्रिश की आंखों में अभी भी यहाँ पर अपनी माँ को लेकर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। जब से अंजलि मल्होत्रा को गोली लगी थी तब से यहाँ पर बेचारे क्रिश का बहुत ही बुरा हाल था। वो सबके सामने काफी स्ट्रॉन्ग तो बना हुआ था, क्योंकि एक तरफ उसे अपनी दादी माँ की हालत दिखाई दे रही थी तो दूसरी तरफ अपनी बहन श्वेता की कंडीशन भी। इसलिए वो किसी को कुछ नहीं कह रहा था। तो इधर भाग्यश्री अब उसके चेहरे पर इस चिंता को साफ साफ भाप लेती है और वो अब क्रिश से कहती है, मेरे बच्चे, माँ अब ठीक है, 1-2 दिन में तो मुझे डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। अब तुम ज्यादा परेशान मत हो। ये सुनते ही तो क्रिश के चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आ गई। क्रिश अब प्रीति की तरफ देखता और अब गर्व से कहता है, देखा आपने, मेरी माँ कितनी स्ट्रॉन्ग है ना? अब प्रीति भी तुरंत उसकी तरफ देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहती है, हाँ सही कहा क्रिश तुमने। अच्छा सिर्फ आपकी माँ ही स्ट्रॉन्ग है? हाँ। अब क्रिश कुछ कहता उससे पहले ही प्रीति हंसते हुए अपनी बात को संभालते हुए ही कहती है, अरे नहीं, मेरा मतलब है कि आप भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना क्रिश, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। देखो, जब से मैंने देखा है कि आंटी यहाँ पर एडमिट है तब से आप भी तो यहाँ पर दिन रात उनके लिए रुके हैं। अब यहाँ पर अंजलि दोनों की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। अब क्रिश यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा की तरफ यानी अपनी माँ की तरफ देखकर अब कहते हैं, वैसे एक बात और माँ, मैं तो आ गया हूँ, लेकिन पापा भी यहाँ पर आने के लिए कह रहे थे। वो आपके लिए खाना लेकर यहाँ पर आएंगे। ये सुनकर अब यहाँ पर अंजलि कहती है, वैसे अरे इसकी क्या ज़रूरत थी क्रिश? ये अनिका का हॉस्पिटल है, रोहित और अनिका का, और यहाँ का खाना तो बहुत ही अच्छा मिलता है ना। टेस्टी होने के साथ साथ यहाँ का खाना काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो इसमें तुम्हारे पापा को खाना लाने की क्या ज़रूरत थी? ये सुनकर अब यहाँ पर क्रिश हंस पड़ता है और वो अब अपनी माँ की तरफ देखते हुए ही कहता है, लेकिन माँ, अब इसमें मैं क्या ही बोल सकता हूँ। हाँ, क्योंकि वो और अब वो अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए कहता है, पापा को यहाँ आने का बस बहाना चाहिए माँ। ये तो आप भी जानती है ना, क्योंकि आपने उन्हें यहाँ से ज़बरदस्ती भेज दिया था। तो बस वो तब से बहाना ढूंढ रहे थे कि वो किस बहाने से यहाँ पर वापस हॉस्पिटल में आए। अब देखो, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद पापा बेड पर लेट तो जाएंगे, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर होगी। और यही हुआ, क्योंकि अब फिर उन्हें एक बहाना मिल गया यहाँ पर खाना लेकर आने का। अब प्रीति और भाग्यश्री दोनों अब उसकी तरफ देखने लगती हैं। तो इधर अब क्रिश हंसते हुए ही आगे कहता है, वो बस यही सोच रहे होंगे कि किसी भी तरह कुछ भी करके बस यहाँ पर वापस कैसे आया जाए। इसलिए उन्होंने देखो ना कितना अच्छा आइडिया लगाया है यहाँ पर खाना लाने का। ये सुनकर कमरे का माहौल अब यहाँ पर अचानक से हल्का और खुशनुमा हो गया था। ये सुनकर अब प्रीति मुस्कुराते हुए ही कहती है, वाओ, सच में सो नाइस। हमसे पहले वाली जनरेशन भी कितनी अच्छी थी ना। यहाँ एक दूसरे का कितनी अच्छे तरीके से ध्यान रखती थी और अभी भी रखती है। अब वो यहाँ पर अंजलि की तरफ देखते हुए अब शरारत के साथ कहती है, एक भी नहीं छोड़ते हैं, हाँ अंकल अपने प्यार का इजहार करने का। ये सुनकर एक पल के लिए तो यहाँ पर भाग्यश्री थोड़ी सी नर्वस हो जाती है, क्योंकि वो खुद अंजलि नहीं थी ना। लेकिन तभी कृष्ण ने प्रीति की बात पकड़ते हुए कहा,
तो इसका मतलब ये है प्रीति कि हमारी जनरेशन में प्यार जताने के मौके कम हैं। हाँ, क्या ओमकार सच में तुम्हारे सामने कम प्यार जताते हैं? अब ये सुनकर तो प्रीति अब उसे घूर घूर कर देखने लगती है और अब वो कहती है, आप मेरी बात का मतलब बदलने की कोशिश मत कीजिए क्रिश, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। ये सुनकर अब यहाँ पर क्रिश हंस पड़ता है। तो इधर अंजलि मामे भी दोनों की तरफ देखकर अब मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अस्पताल की इस चिंता के बीच में कुछ पलों के लिए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सामान्य है, जैसे उन यहाँ पर इन सब के बीच में कोई परेशानी कभी आई ही ना हो। अब यहाँ पर क्रिश फिर से प्रीति को अब छेड़ते हुए ही कहता है, वैसे प्रीति हमारी जनरेशन के लोग भी कम नहीं हैं। वो भी यहाँ पर ये सुनकर प्रीति अब फिर से उसकी तरफ देखते हैं तो अब क्रिश कहता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। वो क्या है ना, ओमकार आ रहा है आपको यहाँ पर हॉस्पिटल में लेने के लिए। वो अभी ओमकार का फोन आया था। बस अब क्रिश के मुंह से ये सुनते ही तो प्रीति का चेहरा एकदम से ही शर्म से लाल हो जाता है। वो तुरंत अब अपनी नजरें क्रिश से चुरा लेती और इधर उधर देखने लगती है, जैसे अचानक कमरे की हर चीज उसे बेहद ही दिलचस्प लगने लगी हो। लेकिन अब यहाँ पर अंजलि की नजरों से उसकी ये झिझक छिप नहीं पाई। अब उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रीति की तरफ देखा और कहा, बेटा प्रीति। इधर ये सुनकर प्रीति भी अब उनकी तरफ देखती है तो भी यहाँ पर अंजलि बेहद प्यार से कहती है, ये जो एंगेजमेंट के बाद और शादी से पहले का जो समय होता है ना प्रीति, ये सच कहूँ तो जिंदगी का बहुत ही प्रीशियस समय होता है। ये सुनकर तो प्रीति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। इधर अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा अब उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए ही कहती है, इसलिए जब ये टाइम इतना प्रीशियस होता है तो इसे अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाती है। शादी के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ जाती हैं कि हम बस उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन ये समय बस तुम्हारे और तुम्हारे फियांसे के लिए होता है, मतलब तुम दोनों के लिए होता है, और इसलिए ये समय कभी वापस नहीं आता। यही वो समय होता है जिसमें एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाते हो। इधर प्रीति बस चुपचाप उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और अब अंजलि मामी आगे कहती है, और एक बात बेटा, यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं अब ठीक हूँ। तुम अच्छे से अपने टाइम को एंजॉय करना। और अब वो कुछ पल रुक कर उन्हें और भी अपनापन दिखाते हुए कहती है, और देखो, मुझे सिर्फ अपनी आंटी मत समझना, मुझे अपनी माँ की तरह ही समझना, क्योंकि मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ। इसलिए तुम्हें ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर भाग्यश्री के मुंह से ये शब्द निकलते ही प्रीति की आंखें अब एकदम से ही नम हो गई थी। लेकिन प्रीति तुरंत ही अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश करती हो और अब एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, आंटी मैं भी आपके साथ मल्होत्रा हाउस में ही रहूंगी। ये सुनकर अब यहाँ पर अंजलि हैरानी से उसकी तरफ देखती है तो प्रीति आगे कहती है, देखिए, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब आपको सबसे पहले ठीक होना है। उसकी बात सुनकर अब यहाँ पर अंजलि की आंखों में भी अब ममता उतर आती है। लेकिन तभी अब यहाँ पर क्रिश माहौल को अब थोड़ा सा हल्का करते हुए ही कहता है, लो कर लो बात। क्रिश की ये बात सुनते ही तो प्रीति और अंजलि दोनों ही अब उसकी तरफ देखती हैं तो अब क्रिश ने हंसते हुए कहा, मतलब ये क्या बात हुई प्रीति? हाँ, एक श्वेता गई नहीं के दूसरी आ गई। अरे मैं उस श्वेता से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और अब तुम हो के तुम श्वेता की जगह फिर से आ गई। ये सुनकर ही तो कमरे में एकदम से ही खामोशी छा जाती है। लेकिन फिर प्रीति और भाग्यश्री दोनों अब एकदम से ही हंस पड़ती हैं और क्रिश भी अब उनकी हंसी देखकर मुस्कुराने लगता है। इधर कुछ देर तक अस्पताल के उस कमरे में सिर्फ हंसी की आवाजें थी। लेकिन उसी समय पेरिस में कैलाश अधिकारी के पैलेस में यहाँ पर माहौल बिल्कुल ही अलग था। मैं यहाँ पर एक कमरे में करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया दोनों ही अब एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। कमरे में गहरी खामोशी थी। दोनों के ही चेहरे पर गंभीरता साफ साफ दिखाई दे रही थी।
इन दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वे किसी ही बेहद महत्वपूर्ण बात का इंतजार कर रहे हों। तो करण यहाँ पर कोई भी जवाब दे रहा था और ना ही राजीव, दोनों ही बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। कुछ देर तक चुप रहने के बाद अब यहाँ पर करण राजीव की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर उलझन साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो अब कहते हैं, राजीव वैसे उसे हमारे ब्लड की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि करण अब उसी टॉपिक में बारे में बात करते हैं जब वो वहाँ पर उस पेड़ के अंदर थे और वहाँ पर वो औरत उन दोनों के ही ब्लड सैंपल लेने की बात कर रही थी। राजीव अब उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि करण को पता था राजीव खुद इन सब एक्सपेरिमेंट वगैरह को किया करता था, तो शायद राजीव को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। और इसलिए अब यहाँ पर राजीव को चुप देख कर करण फिर से कहता है, और वैसे भी वो थी कौन? वो औरत है, आदमी है, या फिर क्या थी वो? अब ये कहकर वो कुछ पल के लिए रुक जाता है और कहता है, मेरे भाई कुछ तो जवाब दो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर वो सब हो क्या रहा था। हम उस पेड़ के अंदर कैसे गए? मुझे वो सब काफ़ी रहस्यमय लगा। ये सुनकर राजीव ने अब यहाँ पर एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, वैसे करण एक बात बता, तुम्हें याद है एक बार धनंजय ने कहा था कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हम दोनों के ऊपर भी हुआ था? क्या तुम्हें वो बात याद है? ये सुनकर तो करण की नज़रें तुरंत ही अब राजीव पर ही टिक जाती है। राजीव ने अब धीमी आवाज़ में आगे कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब में वो शख्स तो शामिल नहीं है, और इसीलिए वो जब उसने हमें कैद किया तो वो फिर से हमारे सैंपल को लेने की बातें कर रहा था। करण के चेहरे के भाव एकदम से ही ये सुनकर बदल जाते हैं और अब वो हैरानी से पूछता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है वो सर जी ही थे? ये नाम सुनते ही तो दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। इधर कुछ देर की चुप्पी के बाद अब राजीव फिर से धीरे से कहता है, होने के लिए तो करण कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि हमने उसे देखा थोड़ी ही है। फिर वो अपने आसपास देखते हुए अपनी आवाज़ को और भी धीमी कर लेते हैं और कहते हैं, वैसे भी मैंने सुना है कि आज तक सर जी कभी किसी के भी सामने नहीं आए हैं, तो सोचो वो हमारे सामने कैसे आते और हमें कैसे पता चलता। ये सुनकर अब करण भी गंभीरता से उसकी बात को सुन रहे थे और उसे सुनने के बाद कहते हैं, अगर तुम्हारी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है ना राजीव, तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो चुपचाप तो नहीं बैठेंगे। अरे भले ही हमें वहाँ से बचा लिया हो, लेकिन वो फिर से कोई ना कोई ऐसा काम तो जरूर करेंगे। ये सुनकर राजीव हाँ में अपने सिर को हिलाता है तो अब करण आगे कहता है, वो एक बार और भी खतरनाक वार करेगा। अब हमें अभी से उसके उस वार के लिए अवेयर रहना होगा, क्योंकि उसे इस बार भी अपने मुंह की खानी पड़ी है। अब राजीव गंभीरता से कहता है, हाँ हमें किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए करण, हमें अब और भी ज़्यादा सजगता के साथ रहना होगा। दोनों भाई अभी इसी बात पर ही चर्चा कर रहे थे तभी यहाँ पर उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कोई उनके दरवाजे के बाहर आकर दरवाजे को खटखटाने लगता है। ये सुनकर दोनों की बातचीत वहीं पर ही रुक जाती है। इधर करण अब दरवाजे की तरफ देखते हुए ही कहते हैं, अभी कौन हो सकता है? अब ये सुनकर राजीव उसकी तरफ देखता और अब हल्के अंदाज में कहता है, यार वो तो दरवाजे को खोलने के बाद ही पता चलेगा ना कि आखिर दरवाजे पर कौन है। राजीव की ये बात सुनकर अब यहाँ पर करण अपनी जगह से उठते हुए कहता है, हाँ तू बैठ, मैं दरवाजे को खोलता हूँ। और ये कहते हुए ही करण अब दरवाजे की तरफ खोलने के लिए बढ़ जाता है। इधर करण ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर करण कुछ पल के लिए तो हैरान रह गया था, क्योंकि यहाँ पर महेंद्र पीरामल खड़े थे। करण अब महेंद्र को अपने सामने देखते ही कहता है, महेंद्र तुम यहाँ पर? और फिर अचानक से उन्हें कुछ याद आया और वो कहते हैं, अरे आज तो राजमहल में राजसभा है ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो महेंद्र? तुम्हें तो राजसभा में होना चाहिए था ना। अब महेंद्र कमरे के अंदर झांकते हुए ही पूछता है, वो राजीव कहाँ है करण? क्या राजीव यहीं पर ही है? और फिर इधर उधर देखते हुए मजाक के अंदाज में कहता है, मुझे यहाँ छोड़कर कहीं राजीव ऊपर तो नहीं चला गया? अब करण उसकी तरफ देखते और हंसते हुए ही कहते हैं, नहीं राजीव ठीक हो राजा, वो अंदर ही है।
ये सुनकर महेंद्र अब राहत की सांस लेते हैं और अब वो तुरंत करण के कहने पर अब कमरे के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही अब अंदर आने के बाद महेंद्र की नज़र राजीव पर पड़ी तो वो उसके पास गया और अब उसे अचानक से गले लगाते हुए ही बोलता है, मेरे भाई राजीव, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैं कितना घबरा गया था। राजीव अब यहाँ पर महेंद्र की इस बातों को सुनकर वो उसे अजीब नजरों से देखता है तो इधर महेंद्र भावुक होकर कहता है, सच कहूँ ना राजीव, मुझे तो लगा था कि तू तो चल बसा, तू मुझे हमेशा के लिए छोड़कर परलोक सिधार गया। अब राजीव तुरंत उसे अब खुद से अलग करता है और अब उसे झुंझलाते हुए ही कहता है, देख महेंद्र, इस वक्त मेरा ना दिमाग पहले से ही काफी खराब है, इसलिए तू अब यहाँ पर मेरा और ज्यादा दिमाग खराब मत कर, सुना तूने? क्योंकि मैं पहले से ही परेशान हूँ। ये सुनकर अब यहाँ पर महेंद्र एकदम से ही चुप हो जाता है और अब यहाँ पर राजीव गंभीर होकर कहता है, अगर तेरे पास कोई ढंग की बात है तो ही मुझे बता, वरना जरूरी नहीं है तेरा बोलना, क्योंकि तू जब भी मुंह खोलता है तो बेबुनियाद बातों के ऊपर ही अपना मुंह खोलता है। वैसे तू यहाँ पर क्यों आया है? पहले तो मुझे ये बता। हम तो खुद ही आलिशा के साथ वहाँ राजमहल में आ रहे थे ना, तो फिर तू यहाँ पर अभी पहले क्यों आया? राजीव ने जैसे ही महेंद्र से ये सवाल किया तो महेंद्र का चेहरा तो अचानक से ही गंभीर हो गया था। उसने अब राजीव और करण दोनों की तरफ देखा और कहा, लगता है तुम दोनों भाइयों ने आज की न्यूज़ ही नहीं सुनी है, क्योंकि अगर तुम आज की न्यूज़ सुनते तो शायद ये सब नहीं कहते। अब ये सुनकर करण और राजीव दोनों हैरान होते हैं कि आखिर आज की न्यूज़ में ऐसा क्या था, और वो हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि तभी राजीव अब हैरानी में पूछता है, कौन सी न्यूज़ महेंद्र? तो अब यहाँ पर महेंद्र गंभीर आवाज में कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जनता रानी साहिबा के खिलाफ हो चुकी है? प्रजा में रानी साहिबा के लिए बहुत ही ज्यादा आक्रोश है, सभी के मन में गुस्सा है कि आखिर वहाँ पर उस कॉलेज में इतना सब कुछ कैसे हो गया, क्योंकि वो कॉलेज तो वहाँ पर राजमहल के अधीन है। अब देखना ये है कि रानी साहिबा अब इस बात को कैसे संभालेगी। महेंद्र की बात को सुनते ही करण अब गंभीर होकर पूछते हैं, तुम ऐसे कह रहे हो महेंद्र, लेकिन सोचो, क्या इससे पहले क्या प्रजा कभी भी क्या रानी के खिलाफ नहीं गई है? हाँ, अब उसकी बात को सुनकर अब महेंद्र तुरंत ही कहते हैं, हाँ हुई है, बहुत बार प्रजा उनके खिलाफ गई है। लेकिन फिर अपने गंभीर स्वर में वो आगे कहते हैं, लेकिन हर बार रानी साहिबा ने उनकी ऐसी सिचुएशन को संभाला है। उन्होंने हमेशा ही लोगों की नाराजगी को समझा है और किसी न किसी तरह हालात को काबू में भी किया है। अब यहाँ पर राजीव विश्वास के साथ कहते हैं, अब वो अब की बार भी कर लेगी। मुझे पूरा यकीन है कि आलिशा सब कुछ अच्छी तरह से हैंडल कर लेगी, क्योंकि आलिशा के अंदर वो क्वालिटीज मैंने अच्छी तरह से देखी है। वो ऐसे ना जाने कितनी ही सिचुएशनों को संभाल सकती है। राजीव की बात में अब करण भी हामी भरते हैं और कहते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर मौजूद तो रहना चाहिए, हमें वहाँ आलिशा के साथ खड़े रहना चाहिए। अब वो खड़ी की तरफ देखते हुए ही कहते हैं, मेरे ख्याल से हम सभी को रेडी होकर अभी राजमहल के लिए निकलना होगा, क्योंकि राजमहल में राजसभा शुरू होने ही वाली है। अब करण और राजीव अभी अपनी ही चिंता में डूबे हुए थे कि तभी महेंद्र ने अचानक से एक ऐसी बात कह दी जिससे कि दोनों का ध्यान ही अभी उसकी तरफ चला गया। महेंद्र कहता है, आलिशा की मदद सिर्फ राजमाता VR ही कर सकती है। अब करण और राजीव इस बात को सुनकर तो हैरानी से अब उसकी तरफ देखने लगते हैं। उन दोनों के चेहरे पर हैरानी देखकर अब यहाँ पर महेंद्र उन्हें समझाते हुए ही कहते हैं, यहाँ की प्रजा उनकी बात को बहुत ही मानती है, उनके एक शब्द की बहुत ही बड़ी कीमत है। अब उसने आगे कहा, अगर उन्होंने वहाँ पर जाकर कुछ कह दिया और अगर वो आलिशा के साथ खड़ी हो गई ना, तो अब महेंद्र अपनी उंगली उठाते हुए कहते हैं, तो समझ लो आधी परेशानी तो वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। महेंद्र की बात को सुनकर राजीव अब सहमति में अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ वो सब तो ठीक है महेंद्र, लेकिन उनसे मिलेंगे कैसे? अब उसने महेंद्र की तरफ देखते हुए ही पूछा, और कैसे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आलिशा का साथ दे? क्या इसका तुम्हारे पास कोई उपाय है?
अब ये सुनकर महेंद्र कुछ पल तो चुप रहता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और अब उसने कहा, अरे उस बुढ़िया का कोई भी ठिकाना नहीं है। इवन मैं सच कहूँ तो उसका कोई भरोसा ही नहीं है। वो अपने मन की खुद ही मालिक है। कहाँ रहती है, किससे मिलती है, इस बात की खबर किसी को भी नहीं है। हम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते। वो अब कुछ पल रुकता है, फिर अपनी आदत के मुताबिक मजाकिया अंदाज में फिर से कहता है, मुझे तो सच कहूँ ये समझ में ही नहीं आता कि वो कितना जीने वाली है यार। जिंदगी में सब कुछ तो देख लिया है उसने, अब और बचा ही क्या है देखने के लिए। वो अब परलोक क्यों नहीं सिधार जाती। अरे और कितने साल यहाँ पर जिंदा रहेगी। पता नहीं वो अपनी कितनी जिंदगी लिखवा कर आई है। महेंद्र की ये बात सुनकर राजीव अब उसे घूर कर देखता है और वो उसे फिर से झुंझलाते हुए ही कहता है, तुम तो अपनी बकवास बंद करो महेंद्र। जब देखो तुम किसी ना किसी बात पर ऐसे शुरू हो जाते हो। अभी हमें ये बताओ कि हम उनसे मिल कैसे सकते हैं। अब उसकी बात को सुनकर महेंद्र अब अपने दोनों हाथों को उठा देता है और कहता है, अरे मैं तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वो तो मुझे भी नहीं पता। भला मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि वो कहाँ मिल सकती है।